रिसाली की सामाजिक कार्यकर्ता निशा देशमुख की पहल पर एवं पूरब टाइम्स के सहयोग से रिसाली क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मोनिका सुखतेल ने विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को जागरूक किया। महिला है एवं पुरुष हैं या थर्ड जेंडर भी इसमें हो सकते हैं। तो लिंग के आधार पर यदि आपके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, कोई अवांछित व्यवहार किया जा रहा है जिससे आपको शारीरिक या मानसिक रूप से तकलीफ पहुंच रही है, जिससे आपको पीड़ा हो रही है और आप उस चीज़ को दूर करना चाहती हैं, तो उससे बचाव के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो ये जो अधिनियम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कहाँ से आया। तो ये हमारे ही बीच से उठ के आया है। हमारे बीच से उठ के आया है मतलब हमारी ही जैसी कोई महिला थी जो काम कर रही थी, काम के दौरान उसके साथ प्रताड़ना हुई और उस प्रताड़ना के संबंध में उसने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसको किसी कारण से न्याय नहीं मिला। तब सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि इस पर अधिनियम बनाने की ज़रूरत है। तो ये इस पे भी मैं छोटा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि हुआ क्या था। तो राजस्थान में एक महिला थी जिनका नाम भंवरी देवी था। आप लोग ने सुना होगा भंवरी देवी हत्याकांड करके बहुत दिनों तक पेपर में ये चलता भी था, न्यूज़पेपर में या हेडलाइंस में ये प्रमुख विषय हुआ करता था, चर्चा का विषय हुआ करता था कि भंवरी देवी जो उनके साथ जो भी केस हुआ था। तो भंवरी देवी क्या थी, एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी वो हो सकती है, ऐसा एग्जैक्टली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी या नहीं थी इसकी जानकारी नहीं है, बट वो काम करने वाली महिला थी। और उनके पड़ोस में जो है वो 1 वर्ष की किसी लड़की की शादी हो रही थी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाल विवाह मतलब हम लोग सोचते हैं 18 साल से कम की लड़की की शादी हो रही होगी, लेकिन वहाँ पर 1 वर्ष की लड़की की शादी हो रही थी जिसका कि भंवरी देवी ने विरोध किया था। बाल विवाह को रुकवाने के लिए विरोध किया था और उस विवाह को रुकवाने में भी वो सफल हो गई थी। लेकिन जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है वो जनरली हमको अलाउ नहीं करता कि समाज के जो रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ कोई महिला खड़ी हो जाए, वो भी वो महिला जो आपके आसपास की है। वहाँ पर एक NGO काम करता था जिसका नाम था विशाखा नाम का NGO काम करता था। विशाखा उसको जब ये पता चला कि एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, इतना दुर्भावनापूर्वक कृत्य हुआ है, और वो भी कब हुआ है, जब वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो अपनी ड्यूटी के दौरान गई थी बाल विवाह को रुकवाने के लिए और उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो उन्होंने विशाखा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ऐसा तो किसी भी महिला के साथ हो सकता है फिर, और इससे जघन्य कृत्य क्या हो सकता है। यदि एक महिला के साथ अपनी ड्यूटी के दौरान एक छोटी सी घटना जो उसने मतलब अपने आत्मबल से किया हो, चाहे किसी भी तरीके से किया हो, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए किया, अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपने कार्यस्थल पे किया, तो ये तो फिर एक परंपरा बन जाएगी महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए। और परंपरा बन क्यों जाएगी, परंपरा है ऐसा क्योंकि महिलाएं खुल के बोल नहीं पाती तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए विशाखा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तब सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये घटना हुई तब 1992 था, और जब विशाखा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, महिलाओं के साथ यदि इतनी बड़ी हिंसा हो रही है उनको सुरक्षा दिया जाना आवश्यक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया जो 1997 में मतलब 1997 में जारी हुआ। मतलब न्याय के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको देखिए। और उसके बावजूद कि उसमें भंवरी देवी को तो न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि जो पीड़ित होता है वो इतने लंबे समय तक यदि भुगत लेता है तो फिर उससे बड़े अन्याय तो कुछ हो नहीं सकता। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि ऐसा किसी दूसरी महिला के साथ ना होने पाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसके फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया। और क्योंकि विशाखा जो NGO था उसने इसके लिए याचिका दायर की थी, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं वो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से फेमस हो गए। उसके बाद ये गाइडलाइंस तो सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, लेकिन इसको अधिनियम बनने में बहुत टाइम लगा। अधिनियम बनने मतलब इसको ये जब तक कानूनी रूप पे आ पाया। तो जो हमारे देश की संसद है उसमें 22 अप्रैल 2013 को अधिनियम पारित हुआ था और 9 दिसंबर 2013 को अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया था।
मतलब पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो पूरे भारतवर्ष मतलब वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर उत्तर दक्षिण आप कहीं भी ले लीजिए, यदि वो भारत के नागरिक हैं और भारतीय राज्य क्षेत्र में आते हैं तो उनके ऊपर ये अधिनियम लागू होगा। तो ये उस समय से लागू है, तो इसलिए हम लोग इसको अधिनियम 2013 के नाम से जानते हैं। तो इसी को बोलते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो हम लोग समझो कि कोई काम किया जा रहा है तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है ना। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, चाहे छोटा या बड़ा, तो सबसे पहले हमको उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम उस काम को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य था कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोका जाए एवं जो पीड़ित होता है उसको उचित मुआवजा दिलवाया जाए, एवं जो विशाखा गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है, उसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। संवैधानिक मतलब कानूनी तौर पे उसको मान्यता दी जाए। ये इस अधिनियम का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि कहीं पर भी यदि किसी महिला के अधिकारों का उल्लंघन होता है, सामान्य अधिकार है हमारे, जैसे एक पुरुष को जो अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के तौर पे, वो एक महिला को भी प्राप्त हैं। तो कहीं पर भी ऐसा लगता है कि किसी महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें 3 तरीके के अधिकार हैं। विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो महिला होंगे या पुरुष होंगे। दूसरा है कि लैंगिक तौर पे किसी भी महिला के साथ या किसी भी पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 में है। तो जो अधिकार पुरुषों को मिला हुआ है वो महिलाओं को भी मिला है। इसमें दोनों के लिए समान अधिकार है कि लैंगिक आधार पर जो राज्य है या कानून है वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। और तीसरा है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने शरीर पर मेरा पूरा अधिकार है, और ये सबके लिए ये चीज़ लागू है, चाहे ये आपके लिए है, बच्चों के लिए है, चाहे पुरुषों के लिए है। तो ये एक व्यक्ति के तौर पे, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पे आपको अपने शरीर पर पूरा अधिकार है। यदि इन अधिकारों पर कोई भी उसको रोक लगाने की कोशिश करता है या उनका हनन करने की कोशिश करता है, तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए ये गाइडलाइंस जो है वो काम करेगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते में व्याप्त मान्यताओं को सीधे तौर पे उल्लंघन किया जा रहा हो, तब उस पर रोक लगाने के लिए ये अधिनियम जो है वो होगा। तो ये इसके 2 उद्देश्य थे। अब हम लोग जब विशाखा गाइडलाइंस की बात करते हैं तो विशाखा गाइडलाइंस में वो कैसे काम करेगा, है ना। अब इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनाया जाना था। तो इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसको हम लोग को समझना चाहिए। तो इसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं कि नियोजक है, तो नियोजक कौन होगा, है ना। तो नियोजक कौन होगा, जैसे कोई संस्था है तो उस संस्था का प्रमुख कौन होगा, उसका नियोजक होगा, है ना। जैसे आप नगर निगम को लेंगे तो जो नगर निगम के जो आयुक्त होंगे वो उसके नियोजक होंगे। स्कूल को यदि हम ले लें तो स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो वहाँ का नियोजक होगा, है ना। या मान लीजिए कि मैं कोई संस्था चलाती हूँ और उस संस्था की मैं प्रमुख हूँ, तो उस संस्था की नियोजक कौन होंगी, मैं होंगी। तो ये जो नियोजक शब्द यूज़ किया गया है वो किसके लिए है, जो भी उस संस्था को कार्यान्वित करता है, उस संस्था के सारे कार्य के लिए जो जिम्मेदारी लेता है, जो जिम्मेदार पद होता है या जो अधिकारी होता है वो उसका नियोजक होगा। और इसमें एक जो कमेटी बनाई जाएगी, है ना, तो कमेटी को बोला जाता है ICC, आंतरिक परिवाद समिति। हिंदी में उसको आंतरिक परिवाद समिति बोलते हैं और इंग्लिश में है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और इसी के साथ रिलेटेड है LCC। 2 तरीके का इसमें 2 शब्दावलियाँ हैं, ICC और LCC। तो LCC जो है वो है लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी। मतलब दोनों ही समितियां हैं, अलग अलग जगह काम करने वाली समितियां हैं, एक ही उद्देश्य से बनाई गई है और उनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है ये इसमें मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। तो इसमें जो महिला होगी, जैसे जो शिकायतकर्ता महिला होगी, मान लो कि हमारे बीच कोई महिला है, ममता नाम की महिला है, उसने कंप्लेंट दर्ज कराई, है ना, उसने शिकायत दर्ज कराई कि मुझे ऐसी ऐसी शिकायत है, तो उस महिला को बोलेंगे व्यथित महिला। यदि उस अधिनियम में जो व्यथित महिला शब्द यूज हुआ है वो उस महिला के लिए है जो कि पीड़ित है।
उसके बाद है नियोजक। नियोजक अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो विभाग का अध्यक्ष होगा, उस संस्था को चलाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो नियोजक होगा। और प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी किसको बोलेंगे यहाँ पर? प्रत्यर्थी वो होगा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। मतलब कोई महिला है, मान लो कि ममता है, ममता ने लगाया है कि फला फला व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से पीड़ित किया, मुझे मेरे अधिकारों का इस तरीके से हनन किया, या मुझे शारीरिक या मानसिक तौर पर इस तरीके से क्षति पहुंचाने की कोशिश की। तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जाएगा वो होगा प्रत्यर्थी। तो ये जो सामान्य शब्दावलियाँ हैं जो उस अधिनियम में यूज़ की गई हैं, सामान्य तौर पे हम लोग उनको कुछ भी बोल सकते हैं लोकल बोलचाल की भाषा में, लेकिन अधिनियम में ये जो शब्द यूज़ किया गया है वो इनके लिए है। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जाने कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है ना। तो लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या होता है? यदि कोई पुरुष किसी महिला को गलत इरादे से छूता है, छूने की कोशिश करता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसको छूने की कोशिश भी करे तो भी, या किसी भी तरीके से शारीरिक या मौखिक तौर पे अवांछनीय कार्य करे, ऐसा कार्य करे जिससे कि वहाँ पर वो कार्य करने वाली जो महिला है वो असहज महसूस करे, मतलब उस महिला को वो चीज़ पसंद ना आए, और वो चीज़ किससे संबंधित हो? लैंगिक भेदभाव से संबंधित हो। मतलब कि उस सदस्य द्वारा उसको महिला होने के नाते प्रताड़ित किया जा रहा है, सामान्य तौर पे नहीं, उसका जो आक्षेप है वो क्या है कि मुझे महिला होने के नाते ये दुर्भावना का शिकार होना पड़ा, ऐसा वो लगाती है। तो अनायास छूता है, अकारण छूता है, ये भी इसमें शामिल है। मतलब कि अचानक ही किसी महिला को टच कर दिया गया या अकारण ही टच कर दिया गया। किस तरीके से टच कर दिया गया कि उस महिला ने वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं किया, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई, बाय द वे मुझे किसी ने टच किया है ना। तो समझ आ जाता है ना, स्पर्श से समझ आ जाता है कि सामने वाले ने गलत इरादे से टच किया या उसका इरादा गलत नहीं था, सामान्य स्पर्श था, ये समझ आ जाता है। तो यदि वो उस महिला को लगता है कि मैं असहज हूँ, मैं इसके साथ इस तरीके के व्यवहार में सहज नहीं हूँ, तब वो लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। ठीक है, फिर से दोहराना चाहूँगी कि इसमें बलात्कार इस अधिनियम में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो तरीके की परेशानी होती है। या तो शारीरिक परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी होगी तो दिखेगा, साक्ष्य बहुत आसानी से मिल जाता है यदि शारीरिक तौर से उत्पीड़ित किया गया हो। और यदि मानसिक तौर से भी, टॉर्चर कई तरीके होते हैं, तो मानसिक तौर से भी यदि उस महिला को महिला होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो भी महिला उत्पीड़न में आएगा। इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगी कि यदि ऐसा होता है तो कौन सी संस्था है या कौन सा ऐसा कुछ है, कोई बॉडी है जो आपकी मदद करेगी। तो इसके लिए अधिनियम में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना बनाई गई है कि एक संरचना होगी, एक बॉडी होगी जो आपके लिए काम करेगी, आपके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए, आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है वो एक संस्था होगी, वो काम करेगी। तो उस संस्था का प्रारूप कैसा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आईसीसी और एलसीसी। तो आईसीसी और एलसीसी है तो एक ही चीज़, लेकिन अलग अलग जगह काम करेगी। तो आईसीसी जो होगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक परिवाद समिति, जो आज के यहाँ के सेमिनार का मुख्य विषय है वो इसी पर है, आंतरिक परिवाद समिति पर। आंतरिक परिवाद समिति होगी, इसका गठन कौन करेगा, नियोजक करेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं बताई कि नियोजक कौन होगा, जो उस संस्था का प्रमुख होगा वो नियोजक होगा। तो नियोजक का कर्तव्य होगा कि वो आईसीसी का गठन करेगा अपनी संस्था में, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, असंगठित हो, किसी भी तरीके की संस्था हो। तो वो नियोजक का कर्तव्य होगा कि वो समिति का गठन करेगा। आईसीसी कब बनेगा, यदि किसी संस्था में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, मतलब उसका स्टाफ 10 लोगों का है या 10 से अधिक लोगों का है, तो आईसीसी का गठन होगा। और यदि 10 से कम लोगों का है तब उस संस्था में एलसीसी का गठन होगा, उसको हम लोग लोकल कंप्लेंट कमेटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर के रूप में होगा, जो बॉडी होगी जो हमारी हेल्प करेगी, जो महिलाओं की हेल्प करेगी, उसको हम लोग आईसीसी और एलसीसी के नाम से जानेंगे। तो ये जो आईसीसी होगा वो कैसे काम करेगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, है ना, आईसीसी में एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष जो होगी या जो पीठासीन होगी वो वहाँ की उस संस्था में कार्यरत कोई वरिष्ठ महिला अधिकारी या कर्मचारी होगी।
ठीक है। दूसरी होगी इसमें एक नियम और बनाया जाएगा, जैसे 4 लोग हैं तो आधे से अधिक सदस्य जो हैं इस समिति में महिलाएं होनी चाहिए। तो ये भी इसका नियम होगा, चाहे आप LCC में जाइए चाहे ICC में जाइए। अब इसमें और क्या होगा, जब ICC होगा उसमें एक NGO का मेंबर होगा। NGO मतलब गैर सरकारी संगठन होता है। तो वो समिति कहीं पर भी बनाई जाएगी, वहाँ पर एक सदस्य जो है NGO का होगी। यदि LCC है तो वहाँ पे 2 सदस्य NGO के होंगे। इसके अलावा एक अन्य सदस्य होगा जो मतलब टोटल 4 सदस्य का कोरम पूरा करना है। तो 4 सदस्यों में से यदि LCC है तो वहाँ पर एक जो सदस्य होगा वो कौन होगा, विधि का जानकार होगा। विधि का जानकार मतलब जो कानून को जानने वाला व्यक्ति होगा, जिसको महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होगा, जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील होगा, जिसको महिलाओं की समस्याएं सुनने सुलझाने ये सब का अनुभव होगा, उस व्यक्ति को इसमें लिया जाएगा। और जो इसमें जो भी पीठासीन होगी वो एक महिला होगी, क्योंकि महिला होगी तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएगी कि एक महिला के साथ वाकई में क्या हुआ होगा। इसके बाद होगा कि परिवाद मतलब होता है शिकायत। परिवाद समिति बोल रहे हैं तो परिवाद का मतलब है शिकायत। तो कोई महिला शिकायत कैसे करेगी, कब करेगी? तो यदि किसी महिला के साथ कोई भी घटना होती है, चाहे वो उसको लगता है कि मुझे इस घटना से तकलीफ पहुंची है मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे, और मुझे इस चीज़ में न्याय की ज़रूरत है और मैं इस पे अपना जो वो है स्टेटमेंट वो दर्ज कराना चाहती हूँ, मैं न्याय की मांग करना चाहती हूँ। तो वो महिला जब घटना हुई रहेगी तो उसके 3 महीने के भीतर उसको लिखित शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौखिक शिकायत से आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपको लिखित तौर पे शिकायत करना पड़ेगा। और यदि आपको लिखित शिकायत करने में आप सक्षम नहीं है, जैसे कि कोई महिला है कम पढ़ी लिखी है, घरेलू कामगार है, या फिर सामान्य तौर पे काम करती है, जिसको उतना अच्छे से लिखना पढ़ना नहीं आता कि वो अपने साथ जो घटना हुई है उसको सही शब्दों में सही तरीके से व्यक्त कर सके, तो वो अपना एक वारिस घोषित कर सकती है। और वो जो वारिस है उसका फैमिली का रिश्तेदार, उसका अपना बच्चा, उसके पति या कोई भी हो सकते हैं, या फिर किसी कानून के जानकार व्यक्ति को जो उनके शुभ चिंतक होंगे उनसे भी वो लिखवा के वो परिवाद दायर कर सकती है। और यदि हो सकता है किसी महिला के साथ कोई घटना बार बार हो रही हो, जरूरी नहीं कि कोई घटना एक बार हुई है। यदि कोई घटना लगातार हो रही है, बार बार हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तब उस स्थिति में महिला जो अंतिम बार जब घटना हुई है उसके 3 महीने के भीतर उसको इसमें परिवाद दायर करना पड़ेगा। परिवाद मतलब शिकायत दायर करना पड़ेगा। तो ये इस अधिनियम में है, मतलब इस तरीके से हम लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर यदि किसी महिला ने शिकायत दर्ज कर दिया है ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बार जांच हो या हर बार वाद विवाद की स्थिति बने। कुछ परिस्थितियों में क्या बन जाता है, सुलह हो जाता है, समझौता हो जाता है कि शिकायतकर्ता भी सोचता है कि नहीं, ज़्यादा आगे बढ़ने से अच्छा है कि मैं इस चीज़ को आपस में हम लोग सुलझा लें। तो इसमें सुलह के लिए आवेदन सिर्फ महिला कर सकती है। यदि जिस पुरुष पर आरोप लगाया गया है उसकी तरफ से यदि ऐसी मांग की जाती है तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। मतलब समझ रहे हैं इसको, ये महिलाओं को संरक्षण देने के लिए है। तो इसलिए महिला को यदि अधिकार दिया गया है कि वो यदि कंप्लेंट की है तो उस कंप्लेंट को वापस ले सकती है या फिर आपस में बैठ के उसको सुलह कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुलह जो होगी वो किसी भी तरीके के आर्थिक लेन देन से संबंधित नहीं होगा। मतलब समझौते के बदले में ना ही महिला कोई पैसे की मांग कर सकती है और ना ही वो पुरुष सदस्य है वो उसको पैसों का प्रलोभन दे सकता है, पैसों का या धन का। तो इसमें जो आर्थिक लेन देन है वो शामिल नहीं होगा। कब? सुलह के दौरान। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जांच किस आधार पे होगी, मतलब कौन सा नियम पहले लागू होगा। तो यदि कोई महिला है जो शासकीय सेवा में है या फिर किसी संगठन में कार्यरत है तो उसकी सेवा नियमावली होती है कि महिला अमुक पद पे कार्य है, इसके कार्यरत है, इसके जो कार्यदायित्व है ये है, ऐसे हर काम के लिए एक सेवा नियमावली होती है। तो उस सेवा नियमावली के आधार पर जांच होगी।
और यदि LCC होता है, LCC मतलब जैसे कि कोई घरेलू कामकाज करने वाली महिला है या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, वो महिला होगी, तब वो कैसे करेगी? उसके ऊपर बाय द वे की सेवा नियमावली तो उसकी बनी हुई नहीं है, तब वो क्या करेगी? तब वो जाएगी LCC के पास। LCC जो है वो जिलाधिकारी के नियंत्रण में स्थापित होता है, तो वो LCC के पास जाएगी और LCC उसके प्रकरण की जांच करेगा। और LCC को यदि प्रथम दृष्टया भी लगता है, मतलब प्रथम बार में ही यदि उसको लगता है कि हाँ ये जांच किया जाना इसका जरूरी है और ये प्रकरण जो है वो सही है, तो वो LCC की जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस को इस प्रकरण को सौंपेगी और जाँच करवाएगी। तो इस स्थिति में LCC की जिम्मेदारी बढ़ जाती है यदि कोई महिला उनके पास आती है और बताती है कि मुझे ऐसी ऐसी शिकायत है और मुझे इस प्रकरण की जांच करानी है और मुझे न्याय चाहिए। इसके बाद होता है कि इस अधिनियम में होता है मुआवजे का प्रावधान है। तो मुआवजा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो मुआवजा इस पूरे प्रकरण में, इस अधिनियम के तहत जो भी केस दर्ज होता है उसमें मुआवजा जो है वो प्रत्यर्थी के द्वारा दिया जाएगा। तो प्रत्यर्थी कौन होगा? मैंने कुछ देर पहले बताया था, प्रत्यर्थी कौन होगा? जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है वो इसमें प्रत्यर्थी होगा। तो जो भी उस महिला के लिए जो लीगल तौर पे जो मुआवजा बनेगा वो उसका देने वाला होगा। ठीक है, अब उसको कैसे देगा वो? तो इसका कितना देगा और कैसे देगा? तो कितना देगा का निर्धारण कौन करेगा? जो ICC और LCC है, जो जांचकर्ता समिति है ना, वो निर्धारित करेगा कि उस महिला को कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसको जितनी क्षति हुई है उसके आधार पर तय करेगा। उसको जो भी शारीरिक क्षति हुई है, मानसिक क्षति हुई है, उसको उपचार के तौर पे जो भी व्यय लगा है उसके व्यय के आधार पर वो जो समिति है वो निर्धारित करेगी कि उस महिला को इतनी क्षति हुई है और उसको इतना मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ये मुआवजा जो है वो उसको किस्तों में भी दिया जा सकता है और एक मुश्त भी दिया जा सकता है। ये प्रत्यर्थी की आर्थिक स्थिति, प्रत्यर्थी मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो मुआवजा देगा उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर समिति जो है वो तय करती है कि आप ये इतनी राशि देंगे, वो एक मुश्त देंगे या किस्तों में देंगे। तो ये इसमें मुआवजे का प्रावधान है। फिर इसमें है कि एक महिला को इसमें और क्या राहत मिल सकती है ना, क्योंकि जब किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो सबसे पहली बात तो वो एकदम असहज हो जाती है, अपने कार्यस्थल पे भी असहज हो जाती है। जिस जगह पे ये घटना घटी है तो लोग उसको अलग ही नज़रों से देखने लग जाते हैं, उसको अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उस कार्यस्थल पे यदि महिला जो है वो असहज महसूस कर रही है और वो चाहती है कि मुझे थोड़ी राहत मिले, मैं ये जो माहौल बन गया है जो मेरे चारों तरफ, तो उससे मुझे कुछ दिनों के लिए राहत दिया जाए, मुझे मानसिक तकलीफ पहुंच रही है या मुझे किसी तरीके का सहज नहीं लग रहा है, तो उस महिला को राहत देने के लिए दो तरीके का प्रावधान है कि उस महिला को या तो वो मांग कर सकती है कि मुझे इस काम करने, इस जैसे कि उस संस्था के 2 कार्यालय हैं तो मुझे इस कार्यालय में काम न करके मुझे उस कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो नियोजक का दायित्व होगा कि वो यदि उस महिला की मांग जायज़ है और सही है तो वो उसको स्थानांतरित करके वो सुविधा देंगे कि उनको उस जगह पे राहत देने के लिए स्थानांतरित किया जाए। दूसरा प्रावधान राहत का ये है कि उस महिला को 3 महीने तक छुट्टी दी जाएगी। वो अवकाश के लिए पात्रता रखती है जांच के दौरान, तो 3 महीने के लिए जब पात्रता दी जाएगी तो जैसे जनरली हम लोग काम करते हैं, है ना, तो हमारी छुट्टियां तो गिन के होती हैं, 1 दिन 2 दिन। CL है तो हमको कारण बताना पड़ता है, EL है तो हमको कारण बताना पड़ता है। EL मतलब अर्नड लीव होता है, अर्नड लीव मतलब जो उसको बोलते हैं अर्जित अवकाश, और CL होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। तो वो सब गिने हुए होते हैं, हमारे काउंटेड होते हैं कि इतने दिनों के लिए ही हम CL या EL ले सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि ये जो 3 महीने की आपको छुट्टी दी जाएगी वो है CL और EL में काउंट नहीं होगी, आपके CL और EL के अतिरिक्त होगी। तो ये उस महिला को राहत देने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है, जो उस पीड़ित महिला को। तो 2 तरीके से वो राहत मांग सकती है, या तो स्थानांतरण मांग सकती है कि उस कार्यस्थल पर मैं अब असहज महसूस करती हूँ, वहाँ पर मैं सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए जहाँ भी उचित हो, या फिर वो छुट्टी ले सकती है। इस तरीके से हो सकती है। अब ये होगा कि जांच किसको प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि मैंने मान लो कि मैं नियोजक हूँ और मैंने
जांच पूरी कर ली तो वो जांच किसको जांच जो है किसी न किसी को प्रस्तुत की जाती है, जिम्मेदार अधिकारी को। तो जो आईसीसी है, जो समिति है आईसीसी और एलसीसी, आईसीसी होगा तो 10 दिन के भीतर नियोजक को प्रस्तुत करेगा और एलसीसी है तो 10 दिन के भीतर जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जांच रिपोर्ट को। एलसीसी का क्योंकि जिलाधिकारी के देखरेख में गठित होता है, उनको हम जिला मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। सामान्य तौर पे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कलेक्टर सर भी बोल सकते हैं, या तो कलेक्टर सर होंगे, स्वयं होंगे कलेक्टर महोदय, या फिर कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, स्वयं कलेक्टर नहीं होंगे तो उनकी देखरेख और नियंत्रणकर्ता कौन होंगे? जो कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति होंगे, चाहे अपर कलेक्टर हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, या कोई और भी जिनको कलेक्टर द्वारा उचित समझा जाए, जिनको वो जिम्मेदारी देना चाहे उनको वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो ऐसे उनको जांच सौंपी जाएगी। कितने दिनों के भीतर सौंपी जाएगी? जांच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब यहाँ पर एक और धारा आती है जो ये बताती है कि यदि इस दौरान ऐसा हो सकता है ना कि उस समिति को लगे कि ये जांच तो ये जो प्रकरण था वो निराधार था, या आरोप था वो निराधार था, इसमें कुछ नहीं पाया गया, न ही पीड़ित की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, न ही प्रत्यार्थी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो उसको समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकती है, प्रकरण को समाप्त करने की अनुशंसा भी कर सकती है। ये कब तय होगा? जांच के बाद तय होगा कि आरोप निराधार था या सच में ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद और हम लोग देखते हैं कि कितने दिनों के भीतर जांच पूरी होगी। मान लो कि मैंने शिकायत कर दी या किसी महिला ने शिकायत कर दी, तो शिकायत के 60 दिनों के भीतर जांच को पूरा करना अनिवार्य है। ये भी इस अधिनियम में है, तो इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है कि यदि हमने कोई शिकायत की है, किसी महिला ने कोई शिकायत की है, तो शिकायत के 60 दिवस के भीतर उसका निराकरण या जांच होना अनिवार्य है। उसके बाद है मामला यदि, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अधिनियम तो बन जाते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है, क्योंकि सामान्य है, मानव व्यवहार में हर चीज़ सामान्य है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जब हमको कोई चीज़ अधिकार हमको मिल जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी महिला ने जबरदस्ती आरोप लगाया है ना, या किसी के साथ द्वेषपूर्ण तरीके से व्यवहार ऐसा किया, या कूटरचित किया मतलब जहाँ पर गलती नहीं थी वहाँ पर एक काल्पनिक तौर पे एक घटना तैयार की गई कि ऐसा एक वो बना लेते हैं ना, स्क्रिप्टेड हो जाता है कि हमने ये चीज़ ऐसा हमारे साथ हुआ है करके, उसको बोलते हैं कूटरचित, जो कि वास्तविक में हुआ नहीं होता है। तो यदि इस तरीके से यदि कोई महिला किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है, किसी पुरुष सदस्य को क्षति पहुंचाने के लिए विद्वेषपूर्ण तरीके से, यदि ऐसा पाया जाता है जांच में, तो फिर उस महिला के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो हमारे भारत के कानून में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी के साथ गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर है कि अब यहाँ पर जैसे मैं इतना कुछ बताई तो जो भी पुरुष सदस्य यहाँ भी बैठे होंगे थोड़ा सा तो मन में धक्का लगा होगा कि यदि हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर उनके लिए भी न्याय की व्यवस्था की गई है कि कोई महिला जो है वो झूठा आरोप लगा के इस अधिनियम में न्याय नहीं पा सकती। यदि समिति ने ये पाया कि उस महिला ने झूठा आरोप लगाया था, विद्वेषपूर्ण तरीके से लगाया था, कूटरचित था, है ना, तो फिर क्या करेगी? उसकी नियत ठीक नहीं थी, तो यदि समिति चाहे तो उस महिला को दंडित कर सकती है जिस महिला ने झूठा आरोप लगाया है। तो ये इसमें दोनों पक्षों के साथ न्याय हो, इसका पूरा ध्यान इस अधिनियम में रखा गया है। इसके बाद है कि गोपनीयता। जब इस तरीके का मामला आता है तो ये बहुत संवेदनशील हो जाता है। किसी महिला के साथ यदि कोई घटना घटी हो लैंगिक उत्पीड़न वाली, तो सबसे पहले तो वो बोलने में हिचकती है ना। और यदि वो बोल भी दे तो वो ये नहीं चाहती कि इस मामले को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि ये सार्वजनिक जब विषय बन जाता है तो उस महिला को जितना मानसिक उत्पीड़न उस घटना को घटते समय नहीं हुआ रहता, वो बाद में हो जाता है। लोगों द्वारा पूछ के अनावश्यक प्रचार या बदनामी इस तरीके से उस महिला को और ज़्यादा सहना पड़ सकता है। तो इस अधिनियम में गोपनीयता का प्रावधान किया गया है। मतलब यदि कोई महिला इस तरीके का प्रकरण दर्ज कराती है तो उस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उस मामले को किसी न्यूज़पेपर में भी नहीं दिया जा सकता,
ठीक है, तो ये है, उसको लिखित तौर से भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ये इस अधिनियम में जो पीड़ित पक्ष है उसको संरक्षण देने के लिए, उसको थोड़ा राहत देने के लिए गोपनीयता का नियम बनाया गया है कि जब आप शिकायत करेंगे या कोई महिला शिकायत करती है तो उस मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और ना ही इसको प्रकाशित किया जा सकता है लिखित तौर पे, यानी न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं दिया जाएगा। इसके बाद है कि जो नियोजक मतलब संस्था का प्रमुख है, उसके क्या कर्तव्य होंगे। तो इस अधिनियम में बताया गया है कि जो नियोजक होगा उसका दायित्व होगा कि कार्यस्थल पर इस जानकारी के लिए जानकारी चस्पा करेगा। लिखित तौर पे हो सकता है, पोस्टर के तौर पे हो सकता है, ऐसी जगह चस्पा करेगा जहाँ पर सामान्य लोग आते जाते हों, जो सबकी नज़र में उस जगह से वो उस चीज़ की जानकारी ले सकता है, उस चीज़ को देख के पढ़ सकता है, उस चीज़ को देख के जानकारी हासिल कर सकता है। इस तरीके का वो वहाँ पर हर नियोजक अपनी संस्था में इसकी जानकारी लगाएगा, लोगों को जानकारी देगा। ये नियोजक का कर्तव्य होगा। और भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, वैसे ही हर संस्था में नियोजक का वहाँ पर कर्तव्य है कि वो अपनी संस्था के स्तर पे जागरूक करने के लिए इसकी जानकारी देगा, गोष्ठियों का आयोजन करेगा, है ना, चेतावनी जारी करेगा कि किसी भी स्थिति में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, और यदि इस तरीके की घटना होती है तो क्या दंड के प्रावधान है, ये भी उस नियोजक को अपनी संस्था के सारे लोगों को देनी होगी। ये नियोजक का कर्तव्य होगा। ये भी इस अधिनियम में बताया गया है, ताकि नियोजक ये ना बोले कि मैं तो नहीं जानता भाई, मैं तो इस अधिनियम को नहीं जानता, ऐसा भी बोल सकता है। या ये भी बोल सकता है कि जब घटना घटी तो मैं तो नहीं था ना, मैं तो बाहर था। या ये भी बोल सकता है कि मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ, मैं हर किसी को थोड़ी ना देखूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से तो वो अपना पल्ला ना झाड़े किसी भी स्थिति में। तो इसलिए इस अधिनियम में नियोजक के लिए भी कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि नियोजक जो है वो क्या करेगा। तो इस अधिनियम के बारे में जानकारी चस्पा करेगा, पोस्टर लगाएगा, संगोष्ठियों का आयोजन करेगा, सेमिनार लगाएगा, बैठक आयोजित करके बताएगा, चेतावनी पत्र जारी करेगा, या फिर उसके ऐसी घटना घटती है तो उससे किस प्रकार का दंड भुगतना पड़ सकता है, इसके बारे में अपने लोगों को जानकारी देके रखेगा। ठीक है, और इसके बारे में और मैं बताती हूँ। इसमें धाराएं भी हैं, यदि आपको धाराएं चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धाराएं, क्योंकि धारा से ज़्यादा ज़रूरी है उसमें क्या प्रावधान है उसको जानना, इसलिए मैं प्रावधानों के बारे में बात कर रही हूँ। और ये सब अलग अलग धाराओं में है और ये सब लिखित रूप में है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया है, तो ये आप लिखित रूप में भी इसको हासिल कर सकते हैं। और इसमें जिलाधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। जिलाधिकारी मतलब जो हम एलसीसी की स्थिति में जिलाधिकारी के कार्य क्या कर्तव्य होंगे। तो जिलाधिकारी एलसीसी की जांच की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब एलसीसी ने क्या जांच की, कैसे जांच की, कहाँ तक पहुँचे, किस निष्कर्ष पर पहुँचे, किस आधार पर पहुँचे, तो इसकी सारी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किनको दी गई है, जिलाधिकारी को दी गई है। और उनके साथ उनका कर्तव्य भी जोड़ा गया है कि उनका कर्तव्य क्या होगा कि वो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जानकारी देने की व्यवस्था करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी इसमें जोड़ी गई है। और यदि वो स्वयं नहीं दे पा रहे हैं तो किसी एनजीओ को उसके लिए नियोजित कर सकते हैं। ये भी जिलाधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी इस अधिनियम के द्वारा दी गई है। और जो है अब आता है कि मान लो कि ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा। मतलब अधिनियम तो बन गया, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि वो व्यवहार रूप में नहीं आ रहे हैं तब क्या होगा। तो इसके बारे में है कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न होने पर दंड। मतलब यदि अधिनियम बन गया, वो जारी भी हो गया और पूरे देश में लागू भी हो गया है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, ये लागू नहीं हुआ है, तो इस पर दंड का क्या प्रावधान है। तो इसमें है कि यदि कोई नियोजक, धारा 4 में आईसीसी का गठन है, आईसीसी का गठन नहीं करता है या गठन करने में असफल रहता है, ठीक है, या लापरवाही करता है, या इसकी धारा 13, 14 और 22 के तहत कार्यवाही नहीं करता है। मतलब उसको पता चल गया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी वो कार्यवाही नहीं कर रहा है, या वो खुद नियम का उल्लंघन करता है, या उसकी संस्था में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, या दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण मतलब समझते हो, किसी को प्रेरित करना, मतलब
उस चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए उसको साहस दे रहे हैं। दुष्प्रेरण का मतलब है कि हम उसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे, है ना। मतलब वो सामने वाला आवाज़ उठाना चाह रहा है और हम उसको दबाना चाह रहे हैं कि नहीं, तुमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डराता है, किसी भी तरीके से हतोत्साहित करता है, तो वो हुआ दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण करता है, और यदि ये जांच में सिद्ध हो जाता है कि उसके द्वारा इस मामले को दबाया गया और हतोत्साहित किया गया या उसके द्वारा जानबूझकर लापरवाही की गई, तो प्रथम दृष्टया तो उसको प्रथम बार यदि दोष सिद्ध होता है तो 50,000 तक का जुर्माना होगा। किसको? नियोजक को, ठीक है। और यदि ये उसके बाद भी नहीं सुधरता है, एक बार दे दिया जुर्माना और उसके बाद वो नहीं सुधरता है, फिर से वो घटना की पुनरावृत्ति होती है, तो वो राशि दुगुनी हो सकती है या फिर सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति मतलब समझते हैं, कोई संस्था होती है उसका लाइसेंस होता है। तो यदि किसी संस्थान में एक बार कोई गलती हुई, उसको फिर से चेतावनी दी गई, लेकिन उसने वो गलती दोबारा दोहराई, तो उसको उसकी संस्था को के लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। अब होता है कि मान लो कि कोई महिला जो है वो ये आईसीसी और एलसीसी के जांच से संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि मेरी जो जांच है वो सही तरीके से नहीं की गई, निष्पक्षतापूर्वक नहीं की गई, इसकी पारदर्शिता में मेरे को शक है और मैं इस जांच से जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तब वो क्या कर सकती है? तब वो महिला जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि वो कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो पुलिस थाने में जा सकती है। उसके लिए भी महिला स्वतंत्र है। अब इसमें क्या होगा कि यदि इतना कुछ नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार के क्या कर्तव्य होंगे? तो केंद्र सरकार जो है वो इस विषय पर अधिसूचना जारी कर सकती है फिर से, यदि इन उपबंधों का, इसमें जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं हो रहा है या पालन करने में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो केंद्र सरकार जो है, राजपत्र प्रकाशित होता है केंद्र सरकार का, तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके फिर से इसमें कोई नियम बना सकती है। और क्या कर सकती है? कोई उपाय भी कर सकती है। मतलब इन नियमों पे कुछ व्यवहारिक तौर पे कुछ और जोड़ा जा सकता है, कुछ और नए नियम जोड़े जा सकते हैं, या कोई व्यवहारिक तौर पे और जो आगे, इससे आगे जो और किया जा सकता है। यदि ये उपबंध जो हैं, इसमें अधिनियम में जो उपबंध दिए गए हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इनमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो इससे आगे का उपाय कर सकती है। तो ये जो आज जो मैंने जानकारियाँ दी, ये जो हमारा अधिनियम है 2013 में जो लागू हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष मतलब होता है मुआवजा का अधिनियम 2013। तो इसके बारे में ये तकनीकी तौर पे ये जानकारियाँ थी, और इसके अलावा और कुछ जानकारी आप लोग चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और आप लोग ने बहुत ध्यान से सुना भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी लेना चाहे तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और मैं अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ।